स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज की क्लास में हम सब कवर करेंगे जो आपके अदर स्किल से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको सबसे पहले बताते हैं जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर हम सब बात करें तो मैथ से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस से भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर हम सब ईवीएस पर्यावरण से बात करें तो इससे भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला के 20 क्वेश्चन आता है आपका अदर स्किल से संबंधित। इसकी पीडीएफ की अगर हम सब बात करें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासें कैसे लगी। तो आइए हम सब आगे बढ़ जाए और क्लास की शुरुआत करते हैं। 1920 के दशक में अंग्रेजी के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुआ। निम्न में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? संथाल, अहोम, पागलपंथी या फिर रामोसी? तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए संथाल। संथाल एक जनजाति है, जनजाति विद्रोह है जो कि 1855-56 में हुआ था। इसका नेता सिद्धू और कान्हू थे। इन्होंने ही दोस्तों दशक में विद्रोह नहीं किया था। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये अरुणाचल प्रदेश में तिराप में सूर्य 5 बजे है। ISI उगता है तो गुजरात के कांडाल में सूर्य कब उगेगा? देखिए इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा कि जो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे और गुजरात के में कितना अंतर होता है। ऑप्शन है प्रातः 5 बजे, सेकंड ऑप्शन है प्रातः 6:20 या फिर सी ऑप्शन है लगभग 7:30 या फिर लास्ट ऑप्शन है 7। तो कह रहे हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश में तिराप में सूर्य सुबह 6 बजे निकल रहा है तो गुजरात कांडाल में सूर्य कब उगेगा, कब निकलेगा, ये आपको बताना है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 7। लगभग 2 घंटे का अंतर होता है दोस्तों गुजरात और, क्योंकि उनका जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों में समय का 2 घंटे का अंतर आता है। अगर जो है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे दिखता है? अरुणाचल प्रदेश में दिखता है। और गुजरात में 2 घंटे के अंतर, लगभग अगर 5 बजे दिख रहा है तो वहाँ पे 7 बजे दिखता है। इतना अंतर होता है, इस चीज़ को जानते रहिए। अगर इसे हम आपको मैथमेटिकली बताएं तो इसमें लगभग देशांतर स्थिति की बात होती है। जैसे आप अगर हम सब गुजरात की बात करें तो 68 पॉइंट पे है और यह 97 पॉइंट पे है। तो लगभग एक देशांतर पूरब से पश्चिम जाने पर लगभग 4 मिनट का अंतर आता है। कितना दोस्तों? 4 मिनट का अंतर आता है। तो उसी हिसाब से हम जब जोड़ेंगे तो लगभग 2 घंटे का गैप बताता है। ये दोस्तों इसको भी हम समझेंगे आगे, लेकिन इस चीज़ को जानते रहिए। सबसे पहले उगता कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में कहाँ पे उगता है? गुजरात में। किस भारतीय कंपनी में एक निदेशक द्वारा अधिकतम निवेश कितना है? 10%, 15%, 20%, 25%? देखिए इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हैं दोस्तों। तो इसमें जो राइट आंसर है 10%। सेबी के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगभग 10% के शेयर की अनुमति है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? देखिए चंपारण से भी क्वेश्चन आपके लगभग दोस्तों 80% सेट में पूछे गए हैं चंपारण से। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिंह, JB कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था, जो नहीं था उसको आपको बताना है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। बिहार, देखिए यह शुरू कहाँ पे हुआ था? बिहार में। आप जानते रहिए बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। कब? 1917 में किया था। इसको जानते रहिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो नहीं थे वह आपके जयप्रकाश नहीं शामिल थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? कौन सा दोस्तों? विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार है, उड़ीसा है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। स्थापना की अगर हम सब बात करें तो ये
1922 नहीं दोस्तों, 22 नहीं, 1921 में इसकी स्थापना जो है 1921 में हुआ था। कौन किया था इस, अभी आपके एग्जाम में पूछता है, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया, इसकी स्थापना किया गया था। और है कहाँ में? शांति निकेतन में स्थित है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है फर्स्ट, यह वायु का रंग बताता है। सेकंड ऑप्शन है यह आपके क्षेत्र में ओजोन का स्तर की भविष्यवाणी करता है। थर्ड ऑप्शन है यह ध्वनि प्रदूषण एवं ध्वनि तीव्रता को निर्धारित करता है। लास्ट ऑप्शन है यह वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है मुख्य रूप से हवा में सल्फर की मात्रा को। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? नदी, समुद्र, लैंडफिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैंडफिल। अब आप सोचते हो लैंडफिल है क्या? लैंडफिल साइट अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने के लिए एक साइट है। लैंडफिल अपशिष्ट निपटान का सबसे पुराना और सबसे आम रूप है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। वनों की कटाई से आमतौर पर किस में कमी आती है? ऑप्शन है मिट्टी का कटाव, सेकंड ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग, थर्ड ऑप्शन है सूखा, लास्ट ऑप्शन है वर्षा। वनों की कटाई से आमतौर पर किस में कमी आती है? जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप खुद भी सोचने का प्रयास करिए ना, वनों कटाई में किस में कमी आएगी? आप कहेंगे वर्षा में। वन नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा देखिए, एक मिनट, आप एक चीज़ सोच सकते हैं, वन, मिट्टी का कटाव, सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो कमी आएगी किसमें? वर्षा में दोस्तों। पहले की अपेक्षा वर्षा इतना कहाँ पे होती है? नहीं हो रही थी। अगर वन ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे होगा? वर्षा नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कह रहे हैं UNFCCC का से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही है दोस्तों, इसी संबंधित है। फर्स्ट ही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आप चाहे तो पूरा सेकंड भी देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तो होगा नहीं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन फेडरेशन काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी आपका नहीं होगा। राइट आंसर इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले वनस्पति के प्रकार का नाम बताइए। उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति, सेकंड ऑप्शन है फाइटिक वनस्पति, थर्ड ऑप्शन है शीतोष्ण वनस्पति, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। कश्मीर घाटी में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। वहाँ पे शीतोष्ण वनस्पति पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यदि किसी वर्ग की भुजा 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 49 स्क्वायर मीटर, सेकंड ऑप्शन है 48 स्क्वायर मीटर, थर्ड ऑप्शन है 45 स्क्वायर, या फिर लास्ट ऑप्शन है 42 स्क्वायर। यदि किसी वर्ग की भुजा 7 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर, तो 7 है, 7 7 49, क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें फर्स्ट ही हो जाएगा, 49 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है? 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 इसका 7 7 49। चक्रविधि ब्याज से दोस्तों ये साधारण ब्याज है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा दोस्तों, आप लिख लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। कह रहे हैं कि 10,101 पर 3 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। कब दोस्तों? वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। इसमें 3 चीज़ आपको हम बता रहे हैं, आप खुद से सॉल्व करिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सूत्र आपको बता दे रहे, उसमें धर के आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपके पास दोस्तों मूलधन कितना है? मूलधन आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000, 10,000 1 से 100। इसके बाद अगर हम सब समय की बात करें, समय कितना दे रहा है? समय इसमें दे रहा है दोस्तों 3 वर्ष। और कितना दर, कितना रेट ले रहा है? तो आप कहेंगे इसमें दर की अगर हम सब बात करें
तो दर ले रहा है इसमें 9 वर्ष, वार्षिक है। अब हमको बताना, देखिए सूत्र आप इसमें रख दीजिए, पी जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 प्लस R/100 पावर n मतलब दर कितना है आपका, जो 9% है वही आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दर दे दे रहे हैं माइनस प्रिंसिपल अमाउंट आपका 10,101 है। इसको आप बस इसी का आप सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास इसमें पैड पे लिखने में समस्याएं हो जाती हैं, इसमें पूरा भर जाएगा इसे सॉल्व करने में। इसे आप सॉल्व करिए, इस सेम टू सेम इसी सूत्र में आप रखिए सवाल, जो आपको यही बताएं, ये 3 चीज़ को इसमें आप फिल कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है आप कमेंट करिए, इसको हम स्क्रीनशॉट सॉल्व करके स्क्रीनशॉट लेके उसे हम अपलोड कर देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ का क्वेश्चन जो होता है उसे आप खुद से लगाने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी सीखेंगे। मैथ का क्वेश्चन रटने से नहीं होता कि आप मैथ का क्वेश्चन रट लें, देख के हमको आ जाएगा, नहीं, आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसमें हम राइट आंसर आपको बता देते हैं, उसे जब हम सॉल्व करेंगे इसमें तो आपका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा दोस्तों, 2980 आंसर आपको बता दिए हैं, यही आपको लाना है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, करेंगे 29.92 गुणे 2.4 प्लस 21.28 गुणे 4.5, इसको सॉल्व करना है। देखिए आप चाहे तो पहले गुणा कर लीजिए फिर जोड़ लीजिए, आपको यही करना भी पड़ेगा। इसका पहले गुणा कर लीजिए, इसका फिर गुणा करके जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। गुणा करने में कुछ बच्चों को समस्या हो रही है, तो समस्या आप ये समझिए, हम गुणा करने एकदम जो आप तरीका करते आए हैं, अगर कोई क्वेश्चन में समस्या हो रही है हम नहीं लगा पा रहे हैं, आप वो तरीका इस्तेमाल करिए जो इसके पहले आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप एडवांस तरीके पर जाइए। आप शुरू में एडवांस तरीके पर जाएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सबसे पहले हम पुराने तरीके पर चलते हैं, मान लीजिए 29.92, फिर हम 2.4, अभी हम दशमलव को हटा देते हैं, मतलब समझ रहे हैं दशमलव इसमें लगा ही नहीं है। सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 36 से हासिल लगा 3, 9 चौक 36, 36 3 39, 39 का 9 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 2 10 1 11, क्लियर। इसके बाद हम कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18, 1 19 की 9 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, क्लियर। इसे हम सॉल्व करते हैं, 8 6 4 10 0 हासिल लगा 1, 8 8 16 1 17 1 18, 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 1 10 10 1 11, 11 के 1 हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7, इतना आ गया। अब देखिए इतना आने के बाद हम समझते हैं दशमलव कितने संख्या, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, 3 अंक में हमको दशमलव लगाना है, 1 2 3, हमको मिल गया कितना दोस्तों 71.808, एक का हमने गुणा कर दिया, दूसरे को प्लस करना था ना। अब एक आप खुद से करिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 21.28, पॉइंट को हटाइए, पॉइंट को भी 21 28, राइट, यहाँ पे 45 लिख दे रहे हैं। इसे गुणा करिए, गुणा करने के बाद जो आए जिस 3 संख्या फिर लगा दीजिए, उसे जोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहीं हम इसे लगा के बताएं, नहीं तो आप खुद से लगाने का प्रयास करिए दोस्तों, आप खुद से करेंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। इसमें हम राइट आंसर आपको बता दे रहे हैं, वही राइट आंसर है, उस तरीके से आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। राइट आंसर इसमें बी होगा, 163.568 आएगा आंसर बी सही है। इसमें आप इसमें गुणा करके जो आए 3 अंक को दशमलव लगा के फिर जो आए उसे जोड़ लीजिए, बस सिंपल से यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना आपको। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम 225 है और महत्तम 5 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जो उनमें से एक संख्या 25 है। देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, आप सेकंडों में आंसर आप ऐसे संख्या को देना है। आपको पता है पहली, एक मिनट वेट, समस्या कर रहा है दोस्तों थोड़ा सा। हाँ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही आपका सूत्र है। इसी में रख दीजिए एलसीएफ कितना है
25 एस क्या है 5 है, गुणे 5 हो गया। पहली संख्या 25 है, दूसरी संख्या मान लीजिए यक्स है। अब इसे आपको निकालना है। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। हम इसे सीधा सीधा यहाँ पे 225 गुणे 5 बटे, इस तरफ आएगा तो बटे हो जाएगा ना 25 यक्स। अब इसे हम सॉल्व करिए। देखिए आप कहेंगे 2500 का 100, 25 अट्ठे 200, 25 9 225, मतलब कितना गया 9, 9 से कट गया। अगर हम इसे गुणा करते हैं तो यहाँ पे 9 आया है, 1 मिनट, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 9 आ गया, 9 गुणे 5, 9 बचे 45, तो 45 इसमें राइट आंसर हो गया। पेड़ दिक्कत कर रहा है दोस्तों, चलिए ठीक है। यहाँ पे 45 इज करेक्ट आंसर। 45 किस में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। करें सूर्य के कारण एक 5 फीट के आदमी की छाया 4 फीट की होती है, जबकि आदमी के बगल में एक खंबे की छाया 36 फीट होती है। तो खंबे की ऊंचाई आपको बताना है। देखिए यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाते हैं। इसका 6 फीट है, इसकी छाया कितना पड़ रही है, 4 फीट का पड़ रही है। और चलिए यहाँ पे इसको लगाते हैं। और इसके जस्ट बगल ही एक खंभा है, उसकी हाइट तो हमको पता नहीं है, लेकिन उसकी छाया कह रहे हैं, खंबे की छाया हमको पता है। छाया कितना है, कह रहे हैं कि 36 फीट की छाया है। ठीक है, इसे हमको सॉल्व करना है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6/5, नहीं सॉरी कितना 4 है ना, 6/4 बराबर क्या है दोस्तों, यश बटे 36 लिख दे रहे हैं। क्लियर। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यश बराबर क्या आएगा, यश बराबर 54। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि NUMBR संबंध है UNBMRE, तो गोष्ठ को आपको बताना है ना, GHOUST। देखिए इसमें हो क्या रहा है, देखिए NU है, UN है, MB है, BM है, ER है, RE है। आई होप आप समझ गए इसमें हो क्या रहा है। जो हो रहा है भाई आप कर दीजिए। GH है, HG कहाँ पे है, HG फर्स्ट में ही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर OS है तो हमको यस ओ करना है, यस हो गया। T तो लास्ट में रहेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज सी करेक्ट आंसर। आपको बताना है वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मेल खाता है। ऑप्शन मूंगफली, चना, सरसों, चावल। आपको बताना है इसमें जो सबसे कम मेल खाता है। देखिए चना, सरसों, चावल, मूंगफली। अगर हम इसमें का फल की बात करें, चना का फल कहाँ लगता है, ऊपर लगता है, सरसों का भी, चावल का भी, लेकिन मूंगफली नहीं। तो इसमें मूंगफली हो सकता है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या माना था हम बताते हैं, इसका चावल माना था। यह भी चीज़ आंसर देना, कुछ बच्चों ने तर्क यह दिया था, यह भी सही, तर्क भी सही है, लेकिन वह रबी फसल के देखा था। चावल को छोड़कर अन्य सभी फसल जैसे कौन सी है, रबी की फसल है, जबकि चावल कैसी फसल है आपकी, खरीफ की फसल है। तो आयोग ने आंसर चावल को माना था, लेकिन मूंगफली भी आंसर आपका हो सकता है। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो जाहिर से काफ़ी बच्चों को समान नंबर दे दिया जाता है, तो आयोग इसमें डी माना था। 17, 44, 62, 53, अगली संख्या क्या आएगा उसको आपको बताना है। इसमें हो क्या रहा है उसको आपको बताइए। देखिए 17 आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें जो हो रहा है उसको आप समझिए। इसे देखें ना, 7 1 8, 4 4 8, 6 2 8, 5 3 8। क्या ऐसा कोई संख्या है जो उनका योग 8 है, कह रहे हैं आप कहेंगे 6 2 8, तो इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहे हैं ये 18,514 का अर्थ AHEAD, तो 31,385 का अर्थ क्या होगा। देखिए इसमें आपको बताना है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए है, 8 की वैल्यू क्या है, यच है। इसी तरीके से आप समझना है। 3 की वैल्यू क्या आ रही दोस्तों, 3 की वैल्यू अगर इसमें हम सब बात करें, 3 तो दिया ही नहीं है, ठीक है। 1 तो दिया है, 1 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब पहला अक्षर हम छोड़ दे रहे हैं, 1 की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, क्लियर। फिर 3 है, 3 की वैल्यू हम छोड़ते हैं,
8 की वैल्यू क्या दिया गया है, 8 की वैल्यू एच दिया गया है। फिर यहाँ पे कोई खाली जगह है, फिर 8 की वैल्यू क्या है, 8 की वैल्यू यहाँ पे हम सब देखें तो एच है, फिर एच हो गया क्लियर। इसके बाद 5 की वैल्यू क्या है, 5 की वैल्यू यहाँ पे देखिए अगर हम सब बात करें तो ई है, क्लियर। अगर हम सब इसे मैच करें तो लास्ट में एच ई कहाँ पे है, लास्ट में सी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कह रहे हैं चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हर्षिनी ने कहा कि वह नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे बेटे हैं। हर्षिनी का चित्र में लड़की से क्या संबंध है। देखिए बहुत ही रीजनिंग से आप ब्लड संबंधित, रीजनिंग क्या ब्लड संबंधित से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा। इसे आप एक एक पॉइंट को बनाते जाइए। जैसे एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हर्षिनी ने कहा, कौन कहा, हर्षिनी ने कहा। मान लीजिए कोई भी लड़की है, XYZ यहाँ पे लड़की मान ले रहे हैं, ठीक है। कहा कि वह नेहा की माँ है, वह है नेहा की माँ है, मतलब इसके नीचे क्या होगी, नेहा होगी। चलिए नेहा यहाँ पे बना दे रहे हैं। नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे बेटे हैं, जिसके पिता मेरे बेटे हैं। देखिए अब यहाँ पे इसके नेहा के पिता कौन है, नेहा के पिता मान लो यहाँ पे फादर हो गए, पिता हो गए, और ये तो पति पत्नी तो होंगे ही। तो एक यहाँ ये तो लड़की है ना, यहाँ पे एक मिनट, ठीक है रुकिए। हाँ, कह रहे हैं कि वह नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे बेटे हैं। नेहा की माँ है जिसके पिता मेरे बेटे हैं। चलिए यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पिता बना लिए, मेरे पिता मेरे बेटे हैं। हर्षिनी का चित्र से क्या संबंध है, हर्षिनी यहाँ पे हो गई, हर्षिनी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे पुत्र बता रहा है ना मेरे बेटे हैं। तो इसमें जो संबंध बन रहा है, तो संबंध इसमें कोई नहीं सही होगा। माँ भी तो नहीं लगेगी दोस्तों, चाची भी नहीं ली, चचेरे भाई भी नहीं ली, इसमें कोई नहीं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। उस लड़की की सास लगेगी, क्या लगेगा, सास लगेगी। ये तो सास का ही कालम तो बन रहा है, सास, तो इस सास का कालम बन रहा है, लेकिन इसमें इस लड़की का और लड़के का और हर्षिनी का पूछ रहा है, तो इसमें कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।